लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है कि आपको भी पता लग ही गया होगा कि कई यूट्यूब चैनल्स ने आपको बताया होगा कि एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। और थोड़े दिन पहले हमने भी इस पे एक वीडियो बनाई थी कि एपीओ की वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर तक आ सकती है। लेकिन ये था कि कितनी आ सकती है वो कोई नहीं बता पा रहा था, मतलब एक अनुमान लगा रहा था आदमी कि 200 आ जाएंगी या 150 प्लस आ जाएंगी, कुछ लोग 123 बता रहे थे। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई हैं कि वैकेंसी आपकी कितनी एक्सपेक्टेड है और कितनी आएंगी। और मंथ आप बता भी, मतलब पता लग रहा है कि किस मंथ तक आपकी नोटिफिकेशन एडवर्टाइज हो जाएगी। तो आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी जो आ रही है वो है 113 वैकेंसी है। ठीक है, 113 वैकेंसी आपकी आ रही है, जिसमें से 44 आपकी जो है वो जनरल की है। ठीक है, और एक 13 जो है वो ईडब्ल्यूएस की है, और 27 जो है अब वो आपकी ओबीसी की है। ये कैटेगरी वाइज है पूरी वैकेंसी। इस तरीके से आपकी 113 आ रही है, इससे प्लस होगी और माइनस नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ख़ास तौर पे जो नए हैं या जो तो एक दो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना जीके का पोर्शन कवर करें, क्योंकि गेम जो होता है वो पूरा यहीं पे होता है, जीके के पोर्शन पे होता है। लॉ में कुछ नहीं है, तो लॉ में सब बच्चे कर ही लेते हैं। तो उसी के सिलसिले में ये चैनल हम लोग ने बनाया है कि जो वनडे एग्ज़ाम जो चैनल जो है वो आपके यूपी एपीओ और जुडिशल सर्विसेज के जो जीके का पोर्शन है उसके लिए डेडिकेटेड है। उसी के सिलसिले में हमने 10 एमसीक्यू डेली की सीरीज़ एक चलाई है हमने। उससे पहले हमने सब्जेक्टिव टाइप पे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे वीडियोस अपलोड कर दी हैं, एक वीडियो खाली उसमें बची हुई है, वो भी जल्दी आ जाएगी। तो इससे क्या है कि आपकी 10 एमसीक्यू डेली आप देखेंगे और कुछ महीने में, मतलब 10 डेली देखेंगे तो महीने में आपके 300 एमसीक्यू हो जाएंगे। तो इसके आपका एक अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। तो उसी पे वीडियो है, तो आप लोग इसे देखिए। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें हमने शामिल करे हैं जो आपके यूपी एपीओ में आने की उम्मीद है। ठीक है, तो आप डेली इसको फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज हमारा है, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वुमेंस इंडिया एसोसिएशन इज। तो फाउंडेशन ईयर जो है WIA का क्या है, वुमेंस इंडिया एसोसिएशन का, गेस करिए क्या होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो है वो 1917 है। ठीक है, जो वुमेंस इंडिया एसोसिएशन जो था वो आपका अद्यार मद्रास में फाउंडिंग फाउंडेशन उसका रखा गया था 8 मई 1917 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द एक्ट ऑफ द बाय द एक्ट ऑफ द 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न। तो जो 1858 का जो एक्ट हुआ था उसके बाद इंडिया कैसे गवर्न होती थी, बाय द कंपनी के द्वारा, इन द नेम ऑफ द क्राउन, बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इन द नेम ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा आपका गवर्न होता था ये आपको बताना है। ठीक है, तो आज हम सबको पता है कि 1858 के बाद जो कंपनी जो रूल था वो ख़त्म हो गया था और क्राउन के नाम पे रूल होने लगा था। ठीक है, तो आप जो 1857 के विद्रोह के बाद ये हुआ था, तो होगा इन द नेम ऑफ द क्राउन। आगे बढ़ते हैं। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाई। तो जो गदर पार्टी थी जो सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश की गई थी, फाउंडिंग करी गई थी, किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। ये हमने पढ़ाया भी है आपको, जो हम थियोरेटिकल जो सीरीज चल रही है उस पर हमने ये पढ़ाया भी आपको है, गदर पार्टी। ठीक है, तो इसमें आपका होगा बी ऑप्शन, लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखाना ने 1 नवंबर 1913 को ये पार्टी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। जो पूना एक्ट जो 1932 था वो किसके बीच हुआ था, नेहरू अम्बेडकर के बीच में, गांधी और अम्बेडकर के बीच में, मालवीय और अम्बेडकर के बीच में, और गांधी और नेहरू के बीच में। तो पूना पैक्ट थोड़ा इसका जान लेते हैं कि पूना पैक्ट क्यों आया था। जो गांधी इरविन पैक्ट था उसमें जो इरविन था वो मतलब जो इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरल डिप्रेस क्लास को भी दे रहा था। जैसे मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिम्स को दिया था 1909 में, इसी तरीके से उसने डिप्रेस क्लास की जो हमारे थे SC ST भाई जो थे उनको भी वो इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहा था, जिससे जो यूनिटी थी वो ख़त्म होने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए ये जो पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ यरवदा जेल में, और अम्बेडकर ने उनको विश्वास दिया कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट डिफेंडेड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 केस डीलिंग विद द ट्रायल। तो 1945 में जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो केस हुआ था उसमें
किसने उन आर्मी जो सोल्जर्स थे उनको डिफेंड नहीं किया था, मतलब उनके लिए लड़ा नहीं था। श्री तेज बहादुर सप्रू ने, भूला भाई देसाई ने, श्री राजगोपालचारी ने और जवाहरलाल नेहरू ने। तो इनमें से श्री राजगोपालचारी ने इन लोगों का केस नहीं लड़ा था, बाकी तीनों ने 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी का सोल्जर्स का केस लड़ा था। द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी वाज द एट्रीब्यूटेड टू, जो इंडिया की जो हस्तकला की जो इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो क्यों डिक्लाइन होने लगी, उसका क्या मेन रीज़न था। तो पहला इसमें जो है कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओनली, कि ब्रिटिश जो कंपनी थी उनका मैन्युफैक्चरिंग से कंपटीशन हो रहा था। डिसअपेरेंस ऑफ द इंडियन प्रिंसली कोर्ट्स ओनली, कि खाली प्रिंसली कोर्ट्स में ही खाली दिखाई देता था। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलियन रूल ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारे रीजन की वजह से हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री जो था वो ख़त्म हो रही थी। ठीक है। who attended the imperial दरबार of 1877 dressed in hand spun खादी। 1857 का जो इंपीरियल दरबार हुआ उसमें हाथ की बुनी खादी के कपड़े पहन के कौन गया था। एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गणेश वासुदेव जोशी। जानकारी है तो इसमें होगा गणेश वासुदेव जोशी जो थे वो 1857 का जो वो इम्पीरियल दरबार हुआ, ये दरबार जो था ये पहला था। 3 हुए हैं दरबार, इसमें ये इम्पीरियल दरबार जो था वो पहला था 1857 का। इसी में क्वीन विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई और लॉर्ड लिटन के टाइम पे ये हुआ था। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बारोड इट्स प्रेम्बल फ्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो 1935 जो है उसकी प्रेम्बल जो है वो कहाँ से ली गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या फ्रॉम पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो प्रेम्बल थी 1935 की वो ली गई थी हमारी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ नॉट करेक्ट। 1935 के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। डायरकी वाज एस्टेब्लिश इन द कौन सा, हाँ सही नहीं है। डायरकी वाज एस्टेब्लिश इन द प्रोविंसेस। ठीक है। The Viceroy was given special power. The federal executive was to consist of the Viceroy, councillor, and the minister. The federal legislature was to be bicameral. ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा इसमें होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा डायरकी वाज एस्टेब्लिश इन द प्रोविंसेस, ये जो आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। डायरकी जो प्रोविंसेस में थी वो ख़त्म करके सेंटर में आ गई थी 1935 में, जो 1919 में प्रोविंसेस में लाई गई थी। ठीक है। Which of the following statement is not correct? The material for the Government of India Act 1935 were drawn from Simon Commission report, Nehru Committee report, the white paper issued by the British government, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए मटेरियल नहीं है। ठीक है। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी इन 3 की वजह से, साइमन कमीशन हो गया, नेहरू कमेटी हो गई, वाइट पेपर इशूड हो गई, इन्हीं की वजह से हमारा जो 1935 का एक्ट आया था। ठीक है। तो ये हमारे हो गए आज के डेली के एमसीक्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, या आपका चैनल जो है यूपी एपीओ के जीके का पोर्शन आपका पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा तैयार कराता रहेगा। थैंक यू सो मच।